100 करोड़ के ब्रांड तक आप पहुंचे, तो ये सफर कैसा रहा? सपने बड़े थे। बचपन में ही मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने मेरे माइंड में कुछ बातें ऐसी डाल दी थी कि मेरा वो मैनिफेस्टेशन हो गया था कि मुझे बड़ा होके एक दिन बड़ा बिजनेस करना है। कि आपने रिजॉर्ट बनाए और रिजॉर्ट बनाने के बाद आपने इस पर काम करना शुरू किया, तो अभी तक आपने कहाँ पर रिजॉर्ट और कैसे चल रहा है आपका ये काम? स्टार्टिंग में हमारा प्लान ये था कि हम एक रिजॉर्ट बनाते हैं, रिजॉर्ट को रन करेंगे जैसे जनरली सारे रिजॉर्ट्स रन होते हैं। वहाँ पर जो भी अपनी वैकेशन को सेलिब्रेट करने आते हैं वो आएंगे और हम उनसे जो चार्जेस होते हैं, रूम का टैरिफ हो गया, वहाँ पर जो अदर एमिनिटीज़ होते हैं वो करेंगे। हमने सोचा क्यों हम मेंबरशिप दे रहे हैं, अगर हम क्यों ना ओनरशिप देते हैं उनको। ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आपका बिजनेस डिसीजंस को कैसे शेप करता है? ट्रेडिंग करना सब लोग बोलते हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट ट्रेडिंग इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। सब दुनिया का सबसे बड़ा टफ काम है ट्रेडिंग। आज के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं? मैसेज यही है कि बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर घर में एक एंटरप्रेन्योर, हर घर तिरंगा है ना, हर घर एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं, कि बहुत ही स्पेशल हमारा होने जा रहा है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, और मैं कहूंगी कि आप सभी के लिए वो कहते हैं ना कि प्रेरणादायक। तो एक ऐसे ही इंसान को, एक ऐसे ही शख्स को मैं आप सभी के सामने आज लेकर आई हूं। तो कहते हैं कि जिंदगी में जब बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है तो आपको मेहनत करनी होती है। मेहनत कैसे करनी है, कब करनी है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, आज ये सब कुछ हम बताएंगे। क्योंकि हमारे जो गेस्ट है उन्होंने बहुत छोटे से गांव से अपनी शुरुआत की, वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन छोटे से गांव से उन्होंने शुरुआत करके 100 करोड़ तक का अपना सफर जो है वो पूरा किया है। ये सफर कैसे पूरा हुआ होगा, कितनी मेहनत हुई होगी, आप सोच सकते हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर एक अच्छा सफल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है और कैसे अपनी जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। तो चलिए फिर स्वागत कर लेते हैं उनका। हमारे साथ यहाँ पर धर्मेश जी जुड़े हुए हैं। धर्मेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। धर्मेश जी, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी ऑफ द कैमरा जब हम बैठे थे, हम बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। एक छोटा सा गांव जहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की, फिर वहाँ से शुरुआत की और 100 करोड़ के ब्रांड तक आप पहुँचे। तो ये सफ़र कैसा रहा सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम सफ़र बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसा कि किसी भी बिजनेस को करना इतना आसान नहीं होता है। तो सपने बड़े थे। बचपन में ही मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने मेरे माइंड में कुछ बातें ऐसी डाल दी थी कि मेरा वो मैनिफेस्टेशन हो गया था कि मुझे बड़ा होके एक दिन बड़ा बिजनेस करना है। तो वो मैं सोचते रहता था कि बड़ा बिजनेस कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि हम लोग जब गांव में थे तो एक गांव की एजुकेशन उस लेवल की होती नहीं है। तो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े लिखे, पापा वहीं टीचर थे। देन वहाँ से फिर हमारी शहर में, हम हायर एजुकेशन के लिए शहर में आए। देन उसके बाद जॉब लग गई। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं जॉब के लिए बना हूँ, क्योंकि माइंड में जो एक बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन अगर आपका हो जाता है तो वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको उस तरफ ले जाता है। ठीक है, तो यही हुआ मेरे साथ भी कि 2016 के अंदर मैंने जॉब को क्विट कर दिया। मैंने जॉब छोड़ दी एंड उसके बाद मैंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था, इवेंट जस्ट फॉर यू। तो पैसा नहीं था, है ना, क्योंकि हम एक छोटी सी जॉब कर रहे थे। उस जॉब से केवल कुछ सेविंग्स थी, उसको लेके ही हमने एक स्टार्टअप शुरू किया। बट ठीक था, स्टार्टअप हमने किया, 2-3 साल के अंदर अच्छा बिजनेस किया हमने उसमें। बट वो स्केल नहीं कर पाए। स्केल नहीं करने के कारण थे हम लोग अच्छी टीम नहीं बना पाए, है ना, फंड्स नहीं थे। फिर हमने साथ में एक नया वेंचर स्टार्ट किया, हॉट एंड स्पाइसी। तो उसमें भी कुछ पार्टनर्स वगैरह थे, कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह हुए उन सब के साथ। तो कुछ ना कुछ गलतियां, हम मिस्टेक्स करते गए, सीखते गए, करते गए। तो जन फाइनली 2020-19 के अंदर जब कोविड आया, और जैसे कि कोविड में पता है सभी को, आप लोगों को, कि हम भी सब बंद करना पड़ा सारे। कोई हमारा इवेंट्स नहीं चल रहे थे, कोई रेस्टोरेंट नहीं चल रहे थे, कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा था। तो इवन जो था हमारे पास, तो जो हमने डाइवर्सिफाई किया हुआ था कुछ होटल्स में लगाने के लिए या कुछ भी, सब बंद होने की वजह से हम लोग लगभग नहीं तो 5 करोड़ के नुकसान में चले गए थे। तो बहुत बुरा दौर था वो। बट लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कुछ करने का जज्बा था, और वो सबकॉन्शियस माइंड का रास्ता था कि नहीं भाई, तुमने रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तो अगेन फिर हम उस फील्ड में आए, और 2022 से फिर हमने ये प्लान किया कि हम रिजॉर्ट्स बनाते हैं। एंड देन फ्रैक्शनल ओनरशिप में आए।
कि रिजॉर्ट्स हमने जो कंप्लीट कर लिया 2024 के अंदर। तो अब ये था कि इसको हम कैसे एक सभी लोगों के लिए ओपन करें रिजॉर्ट्स को, क्योंकि एक रिजॉर्ट्स हाई टिकट साइज का वेंचर होता है जिसमें हर कोई जा नहीं पाता है। तो हमने उसको ओनरशिप मॉडल में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शनल ओनरशिप का। तो ये जर्नी थी मैम। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि कई बार आपने स्टार्टअप किया, कई बार उसमें आपने अप्स एंड डाउन्स देखे, फिर कोविड का समय था जब आपके कई स्टार्टअप्स बंद भी हो गए। तो 5 स्टार्टअप्स में फेलियर देखने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या था और सीखा क्या आपने? क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं सर, और ज़रूरी नहीं है कि हर बिज़नेस हमें एकदम बूम पर ले जाए, कई बार हम गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर उठते हैं। तो वो पूरा सफ़र आपने तय किया है, तो उसमें सीखा क्या आपने? सीखने के लिए मैम बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो चीज़ ये थी कि हमने बिजनेस के अंदर क्या क्या जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, हाँ। वो कौन कौन सी गलतियां, जैसे टीम बिल्डिंग है। किसी भी बिजनेस के लिए टीम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है। तो हम टीम बिल्डिंग को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। कुछ हम जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं, जैसे एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे। तो हमने वो सीखा कि ये हमसे गलती यहाँ पे हुई है। तो उससे हमने ओवरकम किया। अभी जो हम नए वेंचर स्टार्ट किए तो हमने उसे दूसरा ये सीखा कंसिस्टेंटली आपने किसी काम को कैसे करना है। तो क्या वो बिजनेस हम जो कर रहे हैं वो स्केलेबल है या नहीं है, क्या हम उसको स्केल कर सकते हैं इन फ्यूचर में, नहीं कर सकते। क्योंकि एक स्टेज में आने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये बिजनेस कर तो रहे हैं, लेकिन इसको हम जो जो हमारे माइंड के अंदर, जो मेरे माइंड के अंदर था कि बिजनेस करना है, बड़ा करना है, नॉट जस्ट फॉर मनी, कि हम एक सोसाइटी को भी क्या वैल्यू दे पाएँ, वो इम्पोर्टेंट था। तो क्या हम वो दे पा रहे थे उससे? एक छोटे शहर में बिजनेस करना, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिजनेस में आना, अपने आप में मैम बहुत चैलेंजिंग है। बिल्कुल। ये एक सोचना भी, मतलब मैं आज के पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि अगर आपके बच्चे बिजनेस के लिए सोच रहे हैं तो उनको आने दीजिए। क्योंकि मिडिल क्लास का बच्चा जो बिजनेस में आने की सोचता है तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, है ना। मिडिल क्लास क्या सोचता है आपको बताऊं, उनको 2 लाख रुपए का पैकेज चाहिए, है ना। उनको एक मकान चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी की थिंकिंग एक जैसी हो सकती है, ऑफकोर्स हर किसी की एक रेस्पेक्ट है। कोई साइकिल भी किसी का सपना हो सकता है, किसी का सपना एक मोटरसाइकिल हो सकता है, किसी का सपना एक मर्सिडीज हो सकती है, तो किसी का सपना एक मकान बनाना हो सकता है, किसी का सपना एक कंपनी बनाना हो सकता है। तो मेरे नज़र में मेरा सपना या मेरा सक्सेस एक कंपनी, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना था। तो मैं टारगेट ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सपना छोटा है, बट लेकिन एक मिडिल क्लास पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। तो जब आपका घर, आपकी फैमिली, आपका समाज, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने ओवरकम की। वहाँ से सीखा हमने कैसे इस चीज़ को भी टैकल करना है, अपने माइंडसेट को कैसे मजबूत रखना है, अपने फोकस को वहीं लगा कर रखना है जहाँ आपकी पहुँच, जहाँ आपने पहुँचना है। जैसे आपने कहा कि आपने रिजॉर्ट बनाए और रिजॉर्ट बनाने के बाद आपने इस पर काम करना शुरू किया, तो अभी तक आपने कहाँ-कहाँ पर रिजॉर्ट, और कैसे चल रहा है आपका ये काम, इसके बारे में बताएं। हाँ, मैं आपको मैं रिजॉर्ट्स के बारे में बताता हूँ, हमारा क्या बिजनेस मॉडल है। एक्चुअली हमने क्या किया कि हम एक रिजॉर्ट बना रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारा प्लान ये था कि हम एक रिजॉर्ट बनाते हैं, रिजॉर्ट को रन करेंगे जैसे जनरली सारे रिजॉर्ट्स रन होते हैं। वहाँ पर जो भी अपनी वैकेशन को सेलिब्रेट करने आते हैं वो आएंगे और हम उनसे जो चार्जेस होते हैं, रूम का टैरिफ हो गया, वहाँ पे जो अदर एमिनिटीज़ होते हैं वो करेंगे। तो ये हमने 2023 से स्टार्ट किया था और रिजॉर्ट बनते बनते लगभग 2024 का दिसंबर हो गया था। ठीक। अभी हमको लगा कि क्यों ना इसको हम एक फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ में लेकर के आए। फ्रैक्शनल ओनरशिप में क्या करते हैं हम कि क्लाइंट्स को ओनरशिप दे देते हैं। अच्छा। लाइफ टाइम, हाँ। नॉट ए मेंबरशिप। लाइक आप देखेंगे महिंद्रा हॉलीडेज एंड थॉमस कुक में क्या करते हैं, वो भी मेंबरशिप प्लान चलाते हैं। 5 साल की मेंबरशिप या कुछ पे अमाउंट चार्ज करते हैं वो, तो उसमें 7 डेज पर ईयर वो उनको उसमें पूरा पैकेज देते हैं। तो वाई हमने सोचा क्यों हम मेंबरशिप दे रहे हैं, अगर हम क्यों ना ओनरशिप दे दें उनको, क्या हम दे सकते हैं। तो एक वैल्यूएशन बनाई कि हमारे रिजॉर्ट के अंदर इतना सारा, इसकी रिजॉर्ट की ये टोटल वैल्यू बन रही है एक, उसको हमने स्लाइसेस में डिवाइड कर लिया। अच्छा। पर रूम के हिसाब से स्लाइसेस में डिवाइड कर लिया कि एक रूम के अंदर हमने मैक्सिमम 44 स्लाइसेस को ऐड कर दिया। मतलब मीन्स एक रूम में हम 44 कोर्नर बना सकते हैं, 44 कोर्नर्स। अच्छा। एक कोर्नर उसमें पर ईयर 7 डेज के लिए स्टे कर सकता है। अच्छा। टाइम शेयर भी दे दिया हमने उसको। बट वो ओनर क्या है, वो नॉट ओनली दैट रूम, वो एक हिसाब से पूरे रिजॉर्ट का ओनर है 7 दिन का। तो रिजॉर्ट में जो अदर ऑपरेशन होते हैं, लाइक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बार है, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन पॉइंट लॉन है हमारे पास, एंड बैंकेट हॉल है, एंड स्पा है, जो अदर एमिनिटी जिससे जो पैसा आ रहा है, जो अदर ऑपरेशन से पैसा रेवेन्यू आता है,
तो वो भी हम शेयर करते हैं अपने कोनर्स के साथ। अच्छा। यस। तो ये कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं। बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है, कॉन्सेप्ट ये यूएस एंड यूरोप में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। और एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये ऑफलाइन रूट में बहुत चलता है। मान लेते हैं कोई 10 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस कर लेते हैं, यहाँ चल करते नहीं करते हैं। बिल्कुल। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, 15-20 लोग उसमें पार्टनर बन जाते हैं। वो एक पार्टनरशिप फर्म है। ये क्या है, एक लीगली फॉर्मेटेड कंपनी है, एसपीवी बन जाती है। तो उसमें कॉर्नर ऑनबोर्ड हो जाते हैं, तो लीगली एक स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन सर आपने कहा कि ये यूएस में और यूरोप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया के लिए बिल्कुल नया है। क्योंकि मैं इतने सारे पॉडकास्ट करती हूँ तो मुझे तो ये बड़ा यूनिक लगा आपका कि ये इंडिया के लिए बिल्कुल नया आप लेकर आए हैं। सर स्लाइस डील पाथ का आइडिया आपके मन में कैसे आया? जैसे आपने कहा कि आप स्लाइसेस कर देते हैं, तो इसका कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया? मैम ये जब हम रिजॉर्ट बना रहे थे, एक्चुअली में जो हम लोग पहले भी काम कर रहे थे, तो हमारा पहले भी ये था कि हम पार्टनरशिप में लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ काम करना चाह रहे थे, मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचना चाह रहे थे। तो रिजॉर्ट क्या है मैम, अपने आप में एक हाई टिकट साइज है। आप रियल एस्टेट को देखोगे, आप रियल एस्टेट से जो कंपेयर करोगे, तो एक रिजॉर्ट बनाने में मैं अगर बोलूँगा तो 40-50 करोड़ से नीचे खर्चा आता नहीं है ना। तो एक अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास वाले लोग अगर चाहते हैं कि मुझे भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं भी रिजॉर्ट बना के वहाँ पर अपनी सर्विसेज को दूँ, तो एक मुश्किल काम था। बिल्कुल। आप भी समझते हैं, बिल्कुल। है ना। तो हमने माइंड में ये किया कि कैसे हम ओनरशिप दे सकते हैं। तो स्टडी किया हमने, जो यूरोप का कॉन्सेप्ट था। इंडिया के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे आ रहा है, काफ़ी लोग इसमें कर रहे हैं, बट वो हॉलीडे होम्स के ऊपर कर रहे हैं। इवन रिट्स आने के बाद काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई। कमर्शियल स्पेसेस के ऊपर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आज के डेट में रिट्स के थ्रू। तो सेम वे हमने सोचा हम फ्रैक्शन ओनरशिप के अंदर रिजॉर्ट्स को लेकर जाते हैं। अब स्लाइस क्यों, स्लाइस मीन्स एक हिसाब से स्लाइस है, रिजॉर्ट को हमने स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया। तो एक डील कर लेते हैं, छोटी सी डील, लेकिन छोटी सी डील में आपको लाइफ टाइम बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से एक आइडिया आया। एक्चुअली में आइडिया का मैं आपको बता दूं कि आइडिया आने के पीछे एक लॉजिक और था कि हम गए थे कैंची धाम। बाबा जी के हम भक्त हैं, ठीक है। तो एक दिन हम रात को वहाँ लगभग 10-10:30 बजे पहुँचे थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि उस एरिया के अंदर इतना फुटबॉल था, इतना ज़्यादा फुटबॉल था कि हमको वहाँ रहने के लिए रूम नहीं मिला। अच्छा। पूरा कैंची धाम आप आगे जाएंगे तो गर्म पानी आता है, उस साइड बेतालगढ़ आते हैं, है ना, उस साइड जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट, नैनीताल एंड कैंची धाम मिले हुए जगह हैं। तो वहीं से एक आइडिया क्लिक किया कि क्यों ना इस एरिया के अंदर कुछ इस टाइप का हम बिजनेस करें। तो ये आइडिया एक्चुअली वहाँ से क्लिक हुआ था। वो करते करते फिर हम रिजॉर्ट में पहुँच गए, फिर रिजॉर्ट से फ्रैक्शन ओनरशिप में आ गए। अच्छा। बड़ा अच्छा आपने कहा कैंची धाम, क्योंकि सर बहुत अगर हम याद करें तो एक वो समय था जब कैंची धाम में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब तो लोग वहाँ जाते हैं। मतलब एक पूरा अगर देखा जाए तो एक पर्यटन स्थल की तरह वो बन गया है कि लोग वहाँ जाते हैं और बड़ी भीड़ रहती है वहाँ पर। बड़ा अच्छा आइडिया आया। तो सर मैं ये कहूँगी कि जैसे आपने कहा कि आपने जॉब भी की है और जॉब के बाद फिर आप बिजनेस में आए हैं, तो दोनों को आपने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस लिया है। तो आपको अच्छा और मज़ा किस में है? आपको क्या लगा, मतलब कि जॉब ज़्यादा स्ट्रगल वाली थी या फिर बिजनेस ज़्यादा स्ट्रगल वाला है? मैम देखो, स्ट्रगल की बात करोगे तो देखो, स्ट्रगल तो आपको बिजनेस में ज़्यादा है ऑब्वियसली। देखो, स्ट्रगल मीन्स ये नहीं होता कि आप स्ट्रगल किस चीज़ के लिए कर रहे हो, है ना। जॉब क्या है, एक आपके पास सिक्योरिटी है। एक हिसाब से देखा जाए तो अगर पर मंथ आपके पास पैसा आ रहा है ना, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जो ऑफिस पॉलिटिक्स है आपने उससे निपटना है, आपने जो काम है वही करने हैं। बट बिजनेस में आपको हर दिन नया करना पड़ेगा, हर दिन नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मार्केटिंग कैसे करूँगा, मैं उसको कैसे सेल करूँगा, मैं इसको अपने ऑपरेशंस को कैसे करूँगा, है ना। मैं अपने अकाउंट्स को कैसे देखूंगा, तो ये पूरी टीम कैसे बिल्ड होगी, मैं इसको स्केल कैसे करूँगा, नया इनोवेशन कैसे करूँगा, नई चीज़ें कैसे लाऊंगा बिजनेस के अंदर। तो स्ट्रगल बहुत है। फंड्स कैसे लाऊंगा, पैसा, बिना पैसे के बिजनेस होता नहीं है। और मेन है पैसा, पैसा कहाँ से आएगा। ट्रस्ट कैसे दिलाऊंगा कि मैं इस काम में कर रहा हूँ, मैं आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, मैं इसको ब्रांड कैसे बनाऊंगा। तो मीन्स स्ट्रगल अगर आप देखोगे, लेकिन स्ट्रगल में मजा है। लेकिन जैसे ये मेरा खुद का सवाल है सर, जैसे हम कहते हैं कि अब बिज़नेस आपने शुरू किया, तो बिज़नेस शुरू करना भी कोई इजी चीज़ नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है, स्ट्रगल लगता है इसमें। तो कभी ऐसा समय आया सर जब आपको लगा कि धर्मेश मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा या नहीं, ये वाली कभी कंडीशन आई जब बिज़नेस स्टार्ट किया? बहुत बार, बहुत बार। बहुत बार ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसा लगता था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि जब आप बिजनेस के अंदर फेल होते हो, या फिर आपका बिजनेस, कोविड की बात करूं, तो बहुत बुरा दौर था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लिटरली आई एम सेइंग कि वो दौर ना आए कभी लाइफ में किसी के भी।
बट उससे उबरना इतना आसान काम नहीं था, इतना बुरा दौर था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स के आसपास में जो लोग होते हैं ना मैम, वो लोग उन लोगों को ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि वो हमें बोलते हैं कि बिल्कुल। आप यकीन नहीं करोगे, बाप का नाम खराब कर दिया। माय फादर वाज टीचर, अच्छे खासे लेक्चरर थे इंटर कॉलेज के अंदर, तो अच्छा छवि था उनका, अच्छा नाम था। वो कहते थे बाप का नाम खराब कर दिया इस लड़के ने। नोबडी वांट्स टू, कौन चाहता है अपने पापा का नाम खराब करना। बट हम बिजनेस कर रहे थे, एक बिजनेस में सेटबैक, किसी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा, कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा, कोई मुझे मोरली सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मुझे फिजिकली सपोर्ट नहीं कर रहा, बट व्हाट दे आर डूइंग कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसने गलत कर रहे थे। एंड उस टाइम में मुझे भी लगता था कि यार वास्तव में मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, उस दौर से निकलना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। ऐसे भी फेसेस देखे हैं कि मेरे पास मेरी बेटी के लिए दूध के पैकेट लेने के पैसे नहीं थे, स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स ने मेरे बच्चों तक को बोल दिया था कि आप घर छोड़ के चले जाओ। वो भी एक समय था, बट वो था समय, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा टारगेट तो वहाँ है, तो मुझे ये सब चीज़ें झेलना पड़ेगा, वो इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। बाकी अगर आप ऊपर वाले पर भरोसा करते हो तो आप पूरा विश्वास करो कि आपके साथ अच्छा होने वाला है, आप अच्छा करोगे, एक न एक दिन आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपने पहुँचना है। तो जितने भी स्टार्टअप्स करने वाले इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं इस वक्त, मुझे लगता है कि बड़ा उनके लिए इंस्पिरेशन वाला है, क्योंकि आपने मतलब एक ऐसा दौर देखा है कि जहाँ पर पैसे नहीं होते थे, उसके बाद 100 CR तक आप पहुँचे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ये सर। हमने नहीं किया, मैं कांग्रेट्स इसके लिए करूंगी मैं। अपने महाराज जी हैं और राधा रानी है, उनकी कृपा है ना, बिल्कुल उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आपका बिजनेस डिसीजंस को कैसे शेप करता है? ट्रेडिंग, हमें अपने आप को, एक ट्रेडिंग के अंदर एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है। मैं ट्रेडिंग फील्ड से रहा हूँ, 2007 से उस मार्केट में हूँ मैं। तो ट्रेडिंग से मैंने क्या सीखा कि देखो, ट्रेडिंग करना, सब लोग बोलते हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट ट्रेडिंग इज ऑल्सो ए वेरी चैलेंजिंग। सब दुनिया का सबसे बड़ा टफ काम है ट्रेडिंग। तो वहाँ पर आपने एक माइंडसेट, एक साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है। आपने रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, आपने एक डिसिप्लिन लाना पड़ता है अपने अंदर, आपने सेटअप्स लगाने पड़ते हैं। एंड दैट इज द सेम थिंग, आप उसको रिप्लेस कर दो अपने बिजनेस से। बिजनेस में भी तो आपको माइंडसेट चाहिए, बिजनेस में भी आपको डिसिप्लिन चाहिए, बिजनेस में भी आपको कैलकुलेट रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कैश फ्लो, सब सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना। यहाँ पे भी आपने सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो सेम, तो वहाँ की जो लर्निंग थी मेरी, वो मैंने इस बिजनेस के अंदर डाली। तो डेफिनेटली मुझे उन चीज़ों से फ़ायदा हुआ कि मुझे डिसिप्लिन रहना है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है, मुझे कैसे कैश फ्लो बनाना है, कैसे सिस्टम्स बनाने हैं, वो मुझे बहुत बेनिफिट किया। जैसे आपका बिजनेस आपने बताया कि फ्रैक्शनल ओनरशिप जो है, ये है क्या सर? मुझे बेसिकली बताइए क्या होता है, क्योंकि ये अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल रिजॉर्ट ओनरशिप जो है, ये कैसे मिल सकती है और कैसे मतलब इसे आपने आगे बढ़ाया है? देखो, फ्रैक्शनल ओनरशिप एक्चुअली होती क्या है मैम, कि ओनरशिप आप समझ रहे हैं ना, मालिक हैं आप, मालिक हैं आप। ओनरशिप का मतलब क्या हुआ, आपको मालिकाना हक मिल रहा है, बट फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट मिल रहा है। एक तो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट मिल रहा है। अब मान लेते हैं कि एक रिजॉर्ट की कीमत 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, पूरे रिजॉर्ट की 100 करोड़ मतलब उसकी वैल्यू है। या तो एक बंदा बनेगा तो सिर्फ एक मालिक है, अगर मैं उसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर दूं, उस पूरे रिजॉर्ट को मैंने 100 लोगों में बांट दिया, एक ओनर को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1 करोड़ रुपए। तो 100 लोगों ने मिलकर दे दिया 100 करोड़ रुपए, तो कोनर कितने बन गए, 10। हाँ, 10 बन गए। 10 कोनर बन गए। तो 10 कोनर को, वहाँ के कोनर हैं वो, हाँ, जो भी वहाँ से इनकम आएगी, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जो प्रॉफिट बचेगा, वो सब में शेयर हो जाएगा। सब में शेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वो कोनर के साथ में वहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है ना। तो रूम के हिसाब से पर बंदे को हमने क्या कर दिया, पर कोनर को 1 साल का एक रूम तेरा हो गया परमानेंट, आप वहाँ पर रह लीजिए। अगर आप वहाँ पर नहीं रहते हैं तो आप उसको लीज बैक दे दीजिए हमको, स्लैश डील उसको ऑपरेट करेगी। आपके रूम में जितने भी वहाँ पर वैकेशन सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं, वो रहते हैं, तो वहाँ से एक रूम रेंट आता है, वो रूम रेंट भी आपका शेयर हो जाता है। आप खुद रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं रहना चाहते तो हमें रेंट पे दे दीजिए। आप उसके बाद आप चाहते हैं हमारे पार्टनर रिजॉर्ट में चले जाइए, हमने पैन ओवर इंडिया कुछ रिजॉर्ट का टाइप किया है। अच्छा। आप वहाँ जा सकते हैं, आपको सेम फीलिंग, वही ओनरशिप की फीलिंग वहाँ पे भी आएगी। वहाँ पे भी आपको कुछ पे नहीं करना है। जो पैसा आपका यहाँ पे इस रिजॉर्ट से आपके रूम के टैरिफ के रूप में आएगा, वो पैसा हम उनको वहाँ पे उस पार्टनर को पे कर देंगे। अच्छा। तो इससे आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे केवल जिम कॉर्बेट में ही रहना है। आप गोवा में भी रह सकते हैं, आप ऊटी में भी रह सकते हैं, आप शिमला में भी रह सकते हैं, आप वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में भी रह सकते हैं, आप चाहते हैं अयोध्या जाना तो अयोध्या में रह सकते हैं।
दिस इज द होल कॉन्सेप्ट. यस. गुड 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 सर. सर क्या ये मॉडल आम आदमी के लिए है, मतलब आम आदमी कर सकता है? मुझे लगता है मैम कि हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि अच्छा. टिकट साइज बहुत छोटा है. हम्म. दूसरा, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है. देखो, हर कोई आज के डेट में हर कोई सेलिब्रेट करना चाहते हैं. आप अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, पैसा खर्च हो रहा है ना. बिल्कुल. आप वेन्यू लेते हो, आप पैसा दे रहे हो, तो आप उस पैसे को दे क्यों रहे हो? आप इन्वेस्ट कीजिए. क्योंकि यहाँ पर जो है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप एग्जिट भी कर सकते हो आने वाले 3 साल के बाद. इसमें लॉकिंग पीरियड है 3 years का. आफ्टर दैट यू कैन एग्जिट फ्रॉम दैट स्लाइस, अगर आप चाहते हैं तो. वो भी आपकी जब प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो रिजॉर्ट की वैल्यू है, वो अप्रिशिएट होगी, तो उससे जो आपका होता हुआ 2.5 लाख का 3 लाख का हो जाए, 3.5 लाख का हो जाए, है ना. तो आप वहाँ से भी एग्जिट कर सकते हो. तो आपके जितने भी फंक्शन है आप वहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हो. आपको फ्री में उतना बड़ा इवेंट मिल रहा है. आप एक बिग इवेंट, आप शादी करना चाहोगे, आप शादी का पैसा हम नहीं ले रहे, फ्री में आपका वेन्यू, आपका, आप ओनर हैं उसके. एंड आप कोई भी खर्च नहीं कर रहे. जो जो छुट्टी पे मनाने जाते हैं, जो पैकेजेस ले रहे हैं, मेंबरशिप ले रहे हैं, उनको बोलना चाहूँगा, मेंबरशिप में क्यों जा रहे हो, ओनरशिप में आइए, ओनरशिप में ये. है ना. तो मतलब सर आपने तो मतलब ओनरशिप का पूरा मॉडल ही बदल दिया है. तो ये आइडिया, मतलब ओनरशिप वाला आइडिया कहाँ से मिला कि मैं ओनरशिप दूंगा आपको अपनी? मीन्स मैम, एक फीलिंग में मैं एक समाज में ना एक चेंज चाहता था कि मैं कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ. हाँ, क्योंकि ये बहुत कम लोगों में है कि मैं मालिक ही बनाऊंगा तुम्हें. या अब हर कोई चाहता है मालिक तो मैं ही रहूँगा. हाँ बिल्कुल. मैं आता हूँ, तुम मालिक बन जाओ, तुम मालिक बन जाओ. है ना. मैं तुम्हारे काम करता हूँ, मैं सर्विस इंडस्ट्री से हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा आपको, मुझे उसमें मजा आता है. तो मैं उन लोगों की लाइफ में चेंज कर रहा हूँ ना. कुछ ना कुछ मुझे सोसाइटी को देना भी तो पड़ेगा. एक गिव एंड टेक है. जब तक आप दोगे नहीं तो आपको यूनिवर्स देगा नहीं, है ना. तो दिस इज द गिवन. मेरे यही माइंड में था कि क्या दूं मैं सोसाइटी को. तो मेरे पास यही है, मैं यही दे रहा हूँ, आप ओनर्स बन जाइए. दिस वाज द लॉजिक. तो आपके प्लेटफॉर्म पर सर को ओनर बनने का प्रोसेस क्या है? सिंपल प्रोसेस है. हमारी वेबसाइट है ना. आप वेबसाइट विजिट करेंगे. वेबसाइट विजिट करने के बाद वहाँ पर एक फॉर्म आता है, या डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे कॉल नंबर भी मिलेगा आपको. आपने फॉर्म भरना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका पैन कार्ड की डिटेल, आपके आधार कार्ड की डिटेल, आपका अकाउंट्स की डिटेल, वो सारी चीज़ें आएंगी. वो हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं. ऑनबोर्ड करने में आपको एक बुकिंग अमाउंट पे करना पड़ता है. ठीक है. बुकिंग अमाउंट पे करने में आपको आपकी स्लाइसेस, आपको इसको हमने टेक्नोलॉजी का पूरा इनबिल्ड कर दिया है, ऑटोमेशन मोड में है पूरे का पूरा. आपको सेम डे आपके पास आपकी स्लाइस मिल जाएगी आपको. ठीक है. उसके बाद आपके पास आपका उसका एक ओनरशिप का नंबर मिल जाएगा. उसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस ये होता है कि इसकी एक एसपीवी बनती है, स्पेशल पर्पज व्हीकल. जो वो रिजॉर्ट है वो एक एसपीवी के अंदर मर्ज हो रखे हैं. वो रिजॉर्ट एक हिसाब से एसपीवी है, स्पेशल पर्पज व्हीकल. ठीक है. उसको हम एमसीए की साइड में एज ए शेयर होल्डर डाल देते हैं. तो वहाँ से उसका एक सर्टिफिकेट, ओनरशिप का सर्टिफिकेट आता है. वो सर्टिफिकेट हम क्लाइंट के साथ शेयर कर देते हैं. ये 6-7 दिन के अंदर हो जाते हैं. एंड जब आप पूरी पेमेंट करते हैं उसके बाद आपको राइट्स मिल जाते हैं. आप रिजॉर्ट में आइए एंड एंजॉय कीजिए. बिल्कुल. तो आपने ट्रस्ट और ऑटोमेशन दोनों को एक साथ कैसे बैलेंस किया सर? विदाउट ऑटोमेशन आज की दुनिया में कोई बिजनेस पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल, ये तो है. और अगर आपको बड़ा बनना है तो ऑटोमेशन को आपको करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी के साथ करना पड़ेगा. बिना टेक्नोलॉजी का ऑटोमेशन हो नहीं सकता. और जब आप ऑटोमेशन करते हैं, जब आपको सारी चीज़ें आपने भी कभी भी आप करते हैं ना, तो आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, जब आपका उसका रिसिप्ट विथिन ए सेकेंड में, 30 सेकेंड में, 1 मिनट के अंदर आपको मिल जाता है ऑटोमेटेड, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है. नहीं यार, सही है, जिस कंपनी को आपने पे किया है उसी कंपनी को गया, आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया, आपके पास एक मेल आ गई, उसका एक इनवॉइस आ गया, तो यू फील कि नहीं, मेरे साथ चीट नहीं हुआ है. तो ये ट्रस्ट लाना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब तक क्लाइंट को आप बोलोगे आज तो पैसे दे दिए, रियल एस्टेट में बहुत सारी चीटिंग्स होती हैं. लोग पैसे ले लेते हैं, लेकिन हमारा पूरा इसमें ट्रांसपेरेंट है, ओपन है, ऑटोमेटेड है, कि आप जो कर रहे हैं वो पूरे का पूरा ऑटोमेशन के थ्रू आपको टाइम टू टाइम सारी की सारी चीज़ें आपको मेल पे, आपके व्हाट्सएप में, आपके मोबाइल में सारी चीज़ें आती रहेंगी. तो आप स्लाइस डील को 5 साल के बाद अगर मैं बात करूं तो कहाँ पर देखते हैं, किस जगह पर इसको पहुंचा हुआ देखते हैं? मैम अभी एक्सपेंशन प्लान है. अभी हमारा एक रिजॉर्ट है जिसमें हम ओनरशिप दे रहे हैं, है ना. इसके बाद हमने 5 लोकेशन अभी आइडेंटिफाई करी है नेक्स्ट 2 ईयर में एक्सपेंड करने के लिए. हम लोग अभी इसके बाद हमारा प्लान है, हम वृंदावन में जा रहे हैं, बरसाना में, वहाँ पर हमारी प्रोसेस चल रहा है. उसके बाद अयोध्या है, ऋषिकेश हमारा 3rd है, एंड 4th हम जा रहे हैं गोवा. अच्छा. अभी एक ये है हमारे पास. 5 टोटल लोकेशन में हम 2 साल में जा रहे हैं. नेक्स्ट 5 ईयर में हमारा प्लान ये है कि कम से कम हम 20 लोकेशंस के अंदर, जहाँ पर अभी हम पार्टनर रिजॉर्ट्स हैं, तो वहाँ पर एक जहाँ पर हैवी फुटफॉल है, जहाँ पर मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, तो अपना एक 20 लोकेशन पे अपने रिजॉर्ट होने का एक प्लान है. प्लस साथ में हमारी अभी श्रीलंका, दुबई
एंड साउथ अफ्रीका में बात चल रही है। अच्छा। तो वहाँ पे अभी पार्टनर रिजॉर्ट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर हमारा प्लान ये है कि वहाँ पे भी हम अपना खुद का रिजॉर्ट बना के वहाँ के लोगों को भी ओनरशिप दें, या यहाँ के लोगों को वहाँ पे भी ओनरशिप मिले। बहुत बढ़िया सर। तो क्या सर आप चाहते हैं कि लोग रिजॉर्ट ओनरशिप जो लगातार आगे आप बढ़ा रहे हैं, इसे एक इमोशनल एसेट के रूप में भी देखें? यस, बिल्कुल मैम, इमोशनल एसेट है ही। देखो, घर है अपने आप में एक लगाव है। आदमी कभी भी घर को या फिर गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं लेता है, वो एक इमोशनल एसेट है। तो मैं चाहता हूँ रिजॉर्ट भी वो आपका इमोशनल एसेट है, क्योंकि वो आपका दूसरा घर है। आप अगर ओनर हैं तो आप मालिक हैं वहाँ के, तो आप अपने घर से सेलिब्रेट करने के लिए दूसरे घर में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज एन इमोशनल एसेट मैम। तो आपके पास ऐसे लोग ज़रूर आते होंगे जो बहुत इमोशनली, क्योंकि आपने खुद एक रिजॉर्ट आपका है, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो लोग बहुत इमोशनली अटैच भी हो जाते होंगे। या ऑफकोर्स उनको फीलिंग तो आता ही है मैम कि मुझे आज तक मेंबरशिप मिल रही थी, अब ओनरशिप मिल रही है, तो एक रिजॉर्ट की फीलिंग आना। देखो, एक बिजनेस बोला गया ना, होटल बिजनेस और रिजॉर्ट बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आपने एक बार शुरू कर दिया तो रिकरिंग इनकम आते रहती है, हमेशा के लिए एक बिजनेस बन जाता है वो। और आप देखोगे जितने भी लोग उसमें बड़े लोग होते हैं, जो हायर HNI कैटेगरी के लोग होते हैं, वो लोग होटल बिजनेस रिजॉर्ट बिजनेस में होते हैं। तो एक एक मिडिल क्लास के लिए वहाँ का ओनरशिप फील करना, और मेरा खुद का रिजॉर्ट है बोलना, एक अपने आप में एक इमोशनल तो फील आता ही है। एंड साथ में अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो आपके पास पैसिव इनकम का सोर्स है, जो वहाँ से बिजनेस से इनकम आ रही है वो आपके पास आ रही है। जब कोरोना का टाइम था सर, तो आपने बताया कि सब कुछ ही बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मतलब वो कंडीशन बड़ी अलग कंडीशन थी, तो वो हिम्मत कैसे आई? मतलब कहते नहीं कि मतलब हिम्मत कैसे आई? सब कुछ ही, क्योंकि मैं खुद भी कोरोना का समय भूली नहीं हूँ। मैं खुद भी ऑफ़िस आया करती थी, तो सिर्फ़ मीडिया का कार्ड दिखा के मैं आया करती थी, मुझे पूरा रास्ता खाली मिलता था। तो वो समय ही बिल्कुल अलग था। तो वो हिम्मत कहाँ से आई कि नहीं, खुद को बनाए रखना है बस? हिम्मत टूटी बहुत बार, हुँ। बट वो कहते हैं ना, मतलब कि आपके पास अगर ऊपर वाले का हाथ है और आपका अगर माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि मुझे कुछ करना है, बिना कुछ किए तो नहीं मरना है। मैंने ये सोच लिया था कि अगर कोविड में बच गए हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा करके ही जाएंगे इस दुनिया से, कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करके जाएंगे। हाँ, बहुत बार ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा यार, अब छोड़ देते हैं लाइफ को। ऐसे बात सुसाइडल थॉट भी बहुत बार आए कि हर जिंदगी को ख़त्म कर देते हैं। बट ये था, फिर ये लगता था कि बच्चों का क्या होगा, फिर मेरे विजन का क्या होगा, लोग और मजाक उड़ाएंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बांधे रखी, और बाकी ऊपर वाले का सहारा है। एंड ऊपर वाला हमेशा मैम आपको ना कुछ अगर आपके लाइफ से, अगर आप बिल्कुल सही हैं, आपकी लाइफ से ख़राब लोगों को निकालते रहेगा, हुँ। और आपकी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे लोग लाएगा, आपको ये फील देगा कि भगवान मेरे साथ है। तो मुझे लगा हमेशा कि हर लाइफ के अंदर कि मेरे लिए तो भगवान ने करके ऑलरेडी रखा हुआ है, मेरी राधा रानी ने करके रखा हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे आए, कुछ लोग ऐसे भी आए जो यूज करने वाले थे, कोई स्किल का यूज करना चाह रहा था, कोई मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाह रहा था। बट ये होता है कि जब आपका अगर भगवान के ऊपर विश्वास है तो आप पूर्ण विश्वास कीजिए, 101% विश्वास कीजिए, जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हो, पक्का हो जाएगा। मतलब फिर तो ये कहेंगे कि आपने अपने फेलियर को भी अपने अपॉर्च्युनिटी की तरह लिया हमेशा। हाँ, मीन्स मैं चाहता था कि देखो, मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी थी। हुँ। देखो, थॉमस अल्वा एडिसन ने भी तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक में तो फेल नहीं हुआ। वो फेल नहीं था, वो उससे सीखा, वो लर्निंग है। देखो मैम, आप बड़े कॉलेजेस में जा रहे हो, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज़ नॉट द लर्निंग जो आप ग्राउंड में कर रहे हो ना। IAS बनने के लिए बच्चा बहुत सारी किताबों को पढ़ता है, वो किताबों की नॉलेज उसको रियल में कहीं यूज नहीं आती पूरी लाइफ में। जो प्रैक्टिकल यूज जो आता है, जो बिजनेस करके आप जो सीख रहे हो, वही असली लर्निंग है। तो मैं अपने स्टार्टअप को फेलियर नहीं बोलता हूँ, वो एक एक हिसाब से पिलर थे जिस पर मुझे खड़ा होना था, और भगवान मुझे टेस्ट कर रहा था कि तुझे बड़ा बनना है तो तुझे ये तो झेलना पड़ेगा। अगर तुम इस चीज़ को नहीं समझोगे तो तुम्हें वैल्यू कैसे समझोगे कि लाइफ में अच्छे लोगों की वैल्यू क्या है, सोसाइटी की वैल्यू क्या है, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। कहते हैं ना कि जब अपना कुछ करो तो फैमिली आपका सपोर्ट आपको करता है, तो आपके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, फैमिली ने सपोर्ट किया आपको? कोई नहीं करता मैम, जब आपके पास कुछ नहीं होता है हुँ। तो कोई सपोर्ट नहीं करता। हाँ, फैमिली, वाइफ आपका सपोर्ट करती है ना। बाकी मुझे तो मेरी लाइफ के अंदर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इवन जो मेरे खास थे, जो मैं अगर मेरे कजिन्स थे, वो मिलने तक नहीं आए मुझसे, उन्हें पूछा भी नहीं क्या हुआ है। तो कोई नहीं पूछता है। आपके पास पैसा नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा सब कुछ है। ऐसा सब कुछ है। ठीक है, तो उससे मुझे भी क्लियरिटी हुई। अच्छा हुआ, मैं उन लोगों को ये नहीं बोलता आप लोगों ने मेरे साथ बुरा किया,
उन लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया, इसलिए मुझे ये लगा जब मेरे पास कोई सहारा नहीं है तो मैंने ऊपर वाले को ढूंढा। कहते हैं ना, जिसका कोई सहारा नहीं उसका ऊपर वाला सहारा होता है। तो वो सहारा था, तो उसके सहारे पर हम चले। तो मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए बुरा सोचा या मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया। तो मुझे इतना स्ट्रांग तो बनाया उस वक्त ने कि मैं कुछ करने के लिए हिम्मत कर पाया। अभी ये शुरुआत है, बहुत आगे जाना है। जब सर आपके विजन को क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है सर, हमें लोगों के बीच जाकर समझाना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो जब आपके विजन को लोग नहीं समझ पा रहे थे तो उस वक्त क्या किया आपने? लगे रहे मैम, सोचते थे दिन रात कि कैसे होगा, कैसे लोगों को समझाएंगे, क्या गलत कर रहे हैं, क्यों नहीं समझेंगे लोग। तो हर बिजनेस के अंदर एकाएक कोई बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, है ना। बट लेकिन आपको क्या है कि अगर आपको खुद पर विश्वास है कि जो मैं बना रहा हूँ वो सही है, वो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए बना रहे हो, अगर आप मैं मानता हूँ बिजनेस के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को ले लो या किसी भी सर्विस को ले लो, अगर मैं खुद उसको यूज कर सकता हूँ, वो मेरे लिए अच्छी बन रही है, अगर मैं सेटिस्फाई खुद को कर सकता हूँ कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट मिल रहा है और मैं उससे सेटिस्फाई हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है इस दुनिया के अंदर उस प्रोडक्ट को कोई भी खरीद सकता है और सेटिस्फाई हो सकता है। अगर केवल आप बेचने के लिए बना रहे हो कि मुझे बेचना है, बस एक बार मुझे अपना पैसा बनाना है इससे, वो बिजनेस नहीं है। आप उनको वैल्यू दो। जब तक आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे हो, आप बिजनेस नहीं बना रहे, आप सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान बनकर रह जाओगे। सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। यस। क्या आप बिलीव करते हैं सर कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मैम, हर कोई इमोशन के साथ ही खेल रहा है। आप जानते हैं सबसे बड़े इमोशनल के प्लेयर हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। वो हर बंदे की दिल की बात जानते हैं, समझते हैं कि एक गांव वाला बंदा भी होता है ना, वो समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। उनकी इतनी बड़ी टीम है। तो इमोशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इमोशन अगर नहीं है लाइफ के अंदर तो लाइफ कुछ है ही नहीं, है ना। तो इमोशन चाहे वो किसी भी रूप में हो, इमोशन इज इमोशन। तो आज के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत से हमारा यूथ है जो आजकल जॉब की तरफ कम जा रहा है सर, वो बिजनेस की तरफ, वो चाह रहा है कि भाई सेल्फ डिपेंड बनना है, खुद कुछ करना है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? मैसेज यही है कि बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर घर में एक एंटरप्रेन्योर, हर घर तिरंगा है ना, हर घर एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। हमारे यहाँ पहाड़ में हर घर से हमारे डिफेंस में एक ना एक बंदा जरूर होता है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में हर घर एक एंटरप्रेन्योर हो, और हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन ये क्या है, हमको हमारे समाज में एक ऐसा इकोसिस्टम भी बनाना पड़ेगा कि उन लोगों को सपोर्ट करने वाले भी कुछ लोग आएँ। ठीक है, ये नहीं है कि उसको सपोर्ट ही कोई ना करे, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही है, क्या करेगा आदमी, डिप्रेशन में आ जाएगा। तो सेटबैक तो लगने हैं। अगर आप बिना मेंटोर के करोगे, बिना कोच के करोगे, बिना एक्सपीरियंस के करोगे, तो सेट तो लगेंगे, परेशानियाँ आएंगी। तो लेकिन हाँ, आपके अंदर हिम्मत है, आप लगे रहो, कंसिस्टेंटली लगे रहो, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, ऐसी सर्विस बनाओ जो जिससे मैंने बोला ना, आपको खुद को सेटिस्फिकेशन हो। तो डेफिनेटली सामने वाले को एक ना एक दिन आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, आपकी सर्विस अच्छी लगेगी, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई फाउंडर अभी इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है सर, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि एक कोशिश और, अभी हारना नहीं है। अभी हारना नहीं है, बस एक कोशिश और, आज का दिन एक और कोशिश करते हैं यार। क्यों वो आज मतलब क्या पता। मैं एक एग्जाम्पल क्या समझाता हूँ आपको। एक बुक पढ़ी थी मैंने, उस बुक के अंदर एक बंदे ने एक सोने की खदान है करके सर्वे किया। तो बोला कि यहाँ पर सोने की खदान है, बहुत बड़ा सोना निकलने वाला है। ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। हाँ। तो उसने सारे चीज़ें खरीदी और सारे मशीनरी खरीदी, लोगों से पैसा लिया, बिजनेस स्टार्ट किया अपना। मैं करता हूँ, खोदते गया, या आज खोदा, कल खोदा, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, नहीं निकला कुछ, हिम्मत हार गया। उसने सारी चीज़ें गांव में एक बंदे को ऐसे ही दे दी, बोला तू पकड़ इन सारी मशीनों को, मुझे क्या करना है। वो चले गया, उसने बोला मैं दूसरे शहर में बसूंगा, दूसरे देश चले जाऊंगा, मेरे को यहाँ बहुत नुकसान हो चुका है, यहाँ के जो इन्वेस्टर थे, जिन लोगों ने पैसा लगाया था, वो तो जीने देने वाले हैं नहीं अभी इनको। तो जिस बंदे को वो मशीनें देके गया था, उसने बोला यार इतना तो खुद ही गया है, कुछ मैं भी खोद लेता हूँ। ठीक है, तो जब वो बंदा जो छोड़ के चले गया था, उसने एक दिन न्यूज़ पेपर में पढ़ा कि इस देश का इतना बड़ा बंदा एक सोने के खदानों से इतना करोड़ अरबपति है आज।
बोला यार ये तो वही खदान है जो मैं था। तो उस बंदे को बुलाया, उसने बोला सर कैसे हुआ? बोला सर कुछ नहीं किया मैंने, एक कोशिश आप जो करना छोड़ गए थे लास्ट में, जो आप टारगेट के बिल्कुल नज़दीक थे, जहां आप 2 दिन और खोदते उसको तो आपकी जो बिजनेस था, जो सोना था, वो मिलना शुरू होने वाला था। मैंने कोशिश करी है कि चल और एक दिन मैं भी लगा लेता हूँ, तो खुद ही गया है। तो वहां से उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल, मैं जितना आपने बोला कि अभी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल टारगेट के एकदम नज़दीक हो, बस एक स्टेप और, एक आखिरी कोशिश और इस कोशिश में भी नहीं होता, एक और आखिरी कोशिश, कोशिश ख़त्म नहीं करनी है, लगे रखना है। 100% बोलता हूँ, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। बिल्कुल, हारना नहीं है आपको। हारना नहीं। बिल्कुल। अगर आप भी स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन कोशिश कर करके थक चुके हैं, तो आप सर से ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि मैं तो कुछ देर सर के साथ बैठी हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और एक चीज़ तो मैं ज़रूर सीख रही हूँ इस पॉडकास्ट से कि हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे जो हो जाए, आपको 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ाना ही है, रुकना नहीं है। तो सर की सारी जानकारियाँ हमने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल मन में चल रहा हो उनसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैंने वाकई में ये सीखा कि भाई हार नहीं माननी है, मतलब कोशिश आपको करते रहना है। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।